चलो ली-शातल प्रिंसिपल के एप्लीकेशन। हमने कहा इसकी एप्लीकेशन 4 तरीके की होती है। पहली हम आज देख रहे हैं कौन सी, फिजिकल। ठीक है ना तुम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ ली-शातल प्रिंसिपल फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए, यानी भौतिक साम्य के लिए। इसी तरीके से इसका केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी एप्लीकेशन है, होमोजेनस के लिए भी और हेट्रोजेनस के लिए भी। 4 तरीके की इसकी एप्लीकेशन होती है। तो पहली आज हम पढ़ रहे फिजिकल। फिजिकल में भी पहला पॉइंट लिखो। हमारा मेन टॉपिक तो क्या है, इसके अनुप्रयोग। ठीक है, उसके अनुप्रयोग में पहला कौन सा है, भौतिक अनुप्रयोग यानी फिजिकल एप्लीकेशन। इसका पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट लिखो इसका। लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द solubility of solid। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव। ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, अब ताप कैसे प्रभाव करता है उसकी तरफ चलते हैं। हम कुछ सॉलिड ले रहे हैं, कुछ केमिकल्स ले रहे हैं। हमने कहा हमारे पास में कुछ सॉलिड कंपाउंड है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे कुछ हमारे पास में कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ और कंपाउंड है मेरे पास में, जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लिया मैंने, और एक और ले लिया मैंने पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये कुछ हमारे पास में केमिकल कंपाउंड्स हैं। अब हुआ क्या, इन केमिकल कंपाउंड को यदि मैं इन केमिकल या तो इसको या इसको या फिर अमोनियम क्लोराइड को या पोटेशियम क्लोराइड, इनको मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दूं। पानी के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको घोल दिया। जब जल के अंदर इसको घोला जाता है, पानी के अंदर घोला जाता है, तो 2 प्रकार की रिएक्शन होती है। वाटर के अंदर सोल्यूबल करने पर 2 कंडीशन होगी, या तो हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। उष्मा का अवशोषण होगा या उष्मा का उत्सर्जन होगा, 2 स्थिति होती है। तो यहाँ पर यह है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में सोल्यूबल करने पर, अर्थात जल में घोलने पर ऊर्जा मुक्त होती है, यानी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। यानी कि ऊर्जा क्या होती है, मुक्त हो जाती है। कब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलने पर। तो ऐसी रिएक्शन के लिए क्या वर्ड आ जाता है, तो ऐसी रिएक्शन के लिए वर्ड आ जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर है। फिर आगे बात करें, कुछ और हमारे पास केमिकल कंपाउंड जैसे अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। इसको क्या किया, इसको भी पानी में घोल दिया। ठीक है, हमने वाटर लिया, उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। जब वाटर में डिसॉल्व करते तो यहाँ पर तो हीट रिलीज हो रही थी। नहीं, यहाँ पे अलग सिस्टम है, मैं बता रहा हूँ अभी आगे चल कर। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, एनर्जी मुक्त हुई अभिक्रिया के दौरान पानी के अंदर। यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि अवशोषित हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन के लिए वर्ड उसने क्या कहा, उसके लिए उसने कहा कि यहाँ पर हम इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहेंगे, यानी ऊष्माक्षोषी कहेंगे। अब आप कह रहे हो उसकी तरफ भी मैं चलता हूँ, भी समझाता हूँ हुआ क्या। देखो, हमने कहा कि सपोज हमारे पास में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलो ये हमने लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम जानते हैं कि नेचर में कौन से स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट। अब हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक्वस मीडियम, हिंदी में कहें तो जलीय माध्यम। जब आपने इसको जलीय माध्यम में परिवर्तित किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा KOS एक्वस प्लस Q हो जाएगा। क्या हो गया, प्लस Q। यानी ऐसी अभिक्रिया के लिए वर्ड क्या आ गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जल में घोलने पर ऊर्जा मुक्त करे। ध्यान रखना, जलाने पर ऊर्जा मुक्त करे अलग है, जल में घोलने पर ऊर्जा मुक्त करे अलग। आ रहा समझ में, वाटर में सोल्यूबल करके ऊर्जा रिलीज कर रही है। देखो एक बात बताता हूँ, हमारे घर में जो टेबल सॉल्ट होता है, नमक होता है, उसका पानी में घोलें क्या होता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है। नमक को पानी में घोलो, नींबू पानी बनाते हम लोग घर में,
टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है? हैं? घटता है। क्यों घटा? टेम्परेचर क्यों घटा? कोई तो रीज़न होगा। उसने एनर्जी रिलीज कर दी। ठीक है, तो नींबू पानी जब आप बनाते हैं तो पानी हमने यदि मटके का पानी भी लिया है तो भी वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। क्यों हो रहा? क्योंकि उसने क्या किया, वहाँ पर हीट को रिलीज कर दिया, इसलिए ऐसा। तो दो कंडीशन होगी। अब मैं एक और रिएक्शन को लिख दूँ। मैंने लिखा सपोज मेरे पास में पोटेशियम नाइट्रेट है, ये सॉलिड कंडीशन में, फिर मैंने इसको जल में बोला, क्या बना? तो पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस मीडियम में चला गया। क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? -Q हो जाएगा। तो ये एक्सोथर्मिक थी, तो ये होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने क्या कहा, ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। जब भी हम पानी के अंदर, जल के अंदर इसको सोल्यूबल करेंगे सॉलिड को, तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो दो कंडीशन है, या तो एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा। या तो हीट रिलीज होगी या हीट को लिया जाएगा। दूसरी एप्लीकेशन की तरफ चलता हूँ। नोट कर लिया क्या? नहीं किया? क्यों? चलो दूसरी एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। इफेक्ट ऑफ pressure on the melting point of solid। हिंदी में लिखे तो ठोसों के गलनांक पर दाब का प्रभाव। ठोसों के गलनांक पर दाब का प्रभाव। अब ये कैसे प्रभाव करता है? ठोसों के गलनांक पर दाब कैसे प्रभावित करता है? कैसे प्रभावित करेगा? देखो, हम बात करें ठोसों के गलनांक पर दाब का प्रभाव। हमने लिया ठोस यानी कि सॉलिड, किसमें कन्वर्ट हो सकता है? लिक्विड में कन्वर्ट। यानी कि हमने आइस यानी बर्फ को लिया, किसमें चेंज कर रहे हैं? वाटर में चेंज। अब यहां पर दो बातें कही जा रही हैं, एक तो प्रेशर की बात यानी दाब की बात हो, और उसके साथ साथ में मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक की बात। तो क्या कहा जा रहा है कि ठोसों के गलनांक पर दाब का प्रभाव, यानी प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट को कैसे अफेक्ट करता है। तो यहां पर दो बातें, यदि हम किसी भी ठोस को मेल्ट करते हैं, किसी भी सॉलिड को पिघलाते हैं, तो हमारे पास में बर्फ है, बर्फ को आप पिघला रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? ध्यान रखना, जब भी आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन हमेशा बढ़ता है। वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने देखा नहीं। देखो, बिस्लरी की बोतल आती है, फ्लेक्सिबल पानी की बोतल, ये बोलते हैं हम, उसको आपने उसके मुंह तक पानी की भर के रख दी, और उस बोतल में कुछ क्रैक्स है, क्रैक मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई है अभी, आपने मुंह तक पानी भर दिया, उसको ढक्कन लगा दिया, फ्रीजर में रख दो उसको। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद जब आप उसको निकालते हैं तो उसका आकार क्या हो जाता है? फैलता कि नहीं फैलता? एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, तो जब वापस से पानी में चेंज करोगे तो क्या होगा? जब उसी बर्फ को आप पानी में बदलोगे तो पानी में बदलने पे क्या होता है? आयतन हमेशा क्या होगा? बढ़ता है। तो अधिकांश ठोस जो रहते हैं, मैक्सिमम सॉलिड्स को जब आप सॉलिड से लिक्विड में ले जाते हो तो वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो गया? दाब बढ़ाने पर, प्रेशर आप जब बढ़ाएंगे, कल भी बात हुई थी हमारी, प्रेशर को जब आप इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। दाब बढ़ाने पर आयतन क्या होता है? घटता है। ये नियम है, ठीक है ना? जब आप किसी पे दाब बढ़ाएंगे तो क्या हो गया? डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर रिलेशन किसका बता रहे हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट और प्रेशर का।
अब मेल्टिंग पॉइंट और प्रेशर कैसे करते हैं? तो हम ये कह रहे हैं कि सामान्यतः जब किसी ठोस को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, तो हमें उसको एनर्जी देना होगी। अब जब एनर्जी दे रहे हैं तो इससे स्पष्ट हो गया कि हाई प्रेशर पर गलनांक भी उच्च होता है। मतलब कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक में वृद्धि होती है। ये नियम क्लियर ना? तो अब इस सॉलिड पे देखो, कुल मिला के आइस का टुकड़ा भी आपको समझना आता है। आइस है, ये मेरे पास बर्फ का टुकड़ा, ठीक है। इस बर्फ के टुकड़े को मैं हाथ में लेके दबाऊंगा, क्या होगा? पानी तो बनेगा। पानी बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो भैया मेल्ट हो रहा है। तो कौन स्काई में जा रहा है? वाटर में। मतलब उसका क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, गलनांक बढ़ गया। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है ना? तो प्रेशर बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है? उसका बढ़ जाता है। चलो तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, आयतन परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन वेपराइजेशन। अगला लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर effect of temperature and pressure on vaporization of water। हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखो, जल के वाष्पीकरण पर ताप व दाब का प्रभाव। बात किसकी हो रही है? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है? हम लोग जानते हैं, जब भी आप किसी को वेपर में चेंज करोगे तो ऊष्मा क्या होगी? हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो हम एक लाइन में हिंदी में कहूँ तो मैं जल के वाष्पीकरण पर ऊष्मा अवशोषित होगी, बोल सकते हैं ना? जल के वाष्पीकरण पर ऊष्मा अवशोषित होगी। वेपराइजेशन ऑफ वाटर, हीट इज एब्जॉर्ब, ये कह सकते हैं, ठीक है। आगे हम कहें तो ऐसी कंडीशन में देखो कि जब भी हम जल का वाष्पीकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि साहब हमारे पास में तो वाटर है, हमने इसको वेपर में चेंज कर दिया, ठीक। तो क्या बोल रहा साहब? हम एक बात कर रहे हैं कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे, तो हम कह रहे हैं कि साहब टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ, दाब को बढ़ाने के साथ साथ में वेपराइजेशन की मात्रा भी बढ़ेगी। पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प तो बनेगी ना। अब जब वेपराइजेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो बोलो सर आयतन कैसे बढ़ गया? भैया पानी चुपचाप बैठा हुआ है, इसका आयतन, वेपर का आयतन तो ज्यादा होता है ना। हमारा ये क्या, पानी तो लिक्विड है, वेपर क्या है? गैस है। तो गैस का आयतन ज्यादा होता है द्रव की तुलना में। तो हम कह रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, होगा ना। अब बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा, मतलब एक बात साफ हो गई। अब यहाँ पर दाब बढ़ाने पर, अब आगे चल रहा हूँ, प्रेशर को मैं यदि इंक्रीज करने लगूँ तो वेपराइजेशन तेज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यदि मैं प्रेशर को बढ़ाऊँ तो वेपराइजेशन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि ताप बढ़ाने से, ताप और दाब बढ़ाने से वेपराइजेशन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। मतलब दाब बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। हैं? दाब बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। पहले तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बाद में कम होगा। पहले तो बढ़ेगा ना शुरू में, तो बाद में कम होता है। शुरू में तो जब इक्विलिब्रियम में, तब तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब इक्विलिब्रियम में, देखो एक बात क्लियर होगी, हमने एक बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी। ली शातले ने क्या कहा था कि भैया कोई सा भी फैक्टर ले लो, टेम्परेचर ले लो, प्रेशर ले लो, कंसंट्रेशन ले लो, वॉल्यूम कुछ भी ले लो। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा इनमें से किसी को भी एक को डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, ये कहा था ना। तो भैया टेम्परेचर जब शुरुआत में बढ़ा लेना तब तो इक्विलिब्रियम है, जब आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। यही तो कहा उन्होंने।
तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो शुरू में तो इंक्रीज होगा, हाँ बाद में डिक्रीज हो जाएगा, तो पहले तो क्या होगा, बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट है इसका, द्रव के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। द्रव के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द्रवों के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। अब इसको हम कैसे समझें? अभी थोड़ी देर पहले बात की कि भैया हमारे पास में द्रव है, इसको हमने वाष्प में बदल दिया, यानी लिक्विड कन्वर्ट टू गैस, तो उसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। वेपर प्रेशर जानते हो ना, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर देखा कभी? हिंदी बोले वाष्प दाब, नहीं पता? वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होता है? वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब, देखो मैं एक सीधी सी बात अभी समझ में आ जाएगा आपको। हम हमारे घर में एक खुली तपेली ली हम लोगों ने, उसमें पानी रख दिया, गर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर एक प्लेट ढक दो, ढक दी, अब नीचे से टेम्परेचर गैस चालू कर दी, थोड़ी देर पानी गर्म होगा और वो जो प्लेट वो नाचने लग जाएगी, ऊपर नीचे होती कि नहीं होती? तो उसमें वेपर बन रही है, उस वेपर ने क्या किया, उस प्लेट पे प्रेशर लगाया, ठीक है, वो वहां से निकलने की कोशिश करी, तो उस वेपर के द्वारा उस प्लेट पर लगाया गया दाब, प्रेशर, वेपर प्रेशर, वाष्प ने क्या लगाया, दाब, तो उसको क्या कहेंगे, वाष्प दाब। तो सीधी सी बात है, किसी भी वेपर के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर, यानी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि जब हम द्रव को वाष्प में बदलते हैं, यानी कि लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। और यही सिद्धांत कहाँ पे काम आता है, प्रेशर कुकर में काम आता है। प्रेशर कुकर इसी सिद्धांत पे काम करता है, क्या करता है प्रेशर कुकर, कि प्रेशर कुकर में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, द्रवों के क्वथनांक पर, यानी द्रव का क्या कर दिया हमने, क्वथनांक बढ़ा दिया, किसके कारण, दाब के कारण। तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर से तो दाब लग रहा है ना, ठीक है, ऊपर से क्या लग रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और नीचे से आप क्या कर रहे हो, क्वथनांक बढ़ा रहे हो। तो प्रेशर बढ़ने से क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए हमारा पानी कुकर के अंदर 100 की जगह ज़्यादा पे उबलता है, और इसलिए खाना कुकर के अंदर किसके कारण पक जाता है, वेपर प्रेशर के कारण खाना पकता है। हम बोलते हैं ना, खुली तपेली में आप सब्जी बनाओ टाइम लगता है, उसे भी ढक्कन ढक दो जल्दी बन जाएगी, क्यों बनेगी, क्योंकि वेपर प्रेशर लग रहा है। हिंदी बोले तो वाष्प दाब काम करता है। जब वाष्प दाब काम करेगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, दाब बढ़ाने से क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब किसके एप्लीकेशन से, ये फिजिकल एप्लीकेशन है, भौतिक साम्य अवस्था जो हमने लिखा, तो भौतिक साम्य पर नियम के अनुप्रयोग। इसी तरीके से केमिकल के भी कुछ एप्लीकेशन है, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।